So, good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes, हम लोग यहां पर आ चुके हैं। आज ओवरऑल लेक्चर नंबर 5 है आप लोगों का मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का, और मतलब ओवरऑल भी लेक्चर नंबर 5 है और मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का भी लेक्चर नंबर 5 है। तो हम लोग यहां पर अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आई होप सब लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, सैटरडे और संडे आप लोगों की मैथ्स की छुट्टी हो जाती है। बाकी मेरे ख्याल से अकाउंट्स लॉ और इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपकी चलती हैं, लेकिन हाँ मैथ्स की आप लोगों की छुट्टी हो जाती है। बट एनीवे, तो रिविजन वगैरह कर रहे हो आप लोग? रिविजन चल रहा है। ये कौन है? प्रेमलाल पटेल। प्रेमलाल, गुड मॉर्निंग। श्रेया, मानव, सृष्टि, आयुषी, कृष, काव्या, अंशिका, मनीषा। ऑलराइट, आयुषी कह रही है सर थैंक्स फॉर द लिंक। माय प्लेजर आयुषी। यस, प्रियांशु, प्रोक्ष, आयुषी, रिविजन चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी आज ना हम लोग दो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स को ना एकदम ऐसे कर देगा। मतलब अभी तक और देखो यार, रिविजन करना ना एक्चुअली बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे अभी क्या होता है ना, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे थोड़ा सा पाइल अप होता रहेगा। इसलिए साथ साथ रिवीजन करते रहना। ठीक है, जैसे रिवीजन प्लानर में मैंने बताया था आप लोगों को, पहली क्लास में मैंने बताया था गूगल कैलेंडर पे रिवीजन प्लानर बनाना है और उस प्लानर को फॉलो करना है आप लोगों को। तो वो इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसा मैं हमेशा कहता हूं, द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज टू डू अ वेरी सिंपल टास्क एवरी सिंगल डे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है कि आप एक आसान सा काम रोज करो। एक आसान सा काम जब आप रोज करोगे तो वही आप लोगों के लिए मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो काम किया तो वो काफी बोरिंग भी होगा, लेकिन वो बोरिंग जो होगा ना, वो आपको 6 महीने बाद इसका रिजल्ट देगा। अगर आप सितंबर 25 में देने वाले हो या जनवरी 26 में देने वाले हो, तो आपको इवेंचुअली उसका फायदा पता चलेगा। और कब फायदा पता चल जाएगा आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कब फायदा हो गया है इसका। ठीक है, तो अभी भले ही आपको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो सकता है थोड़ा सा अनोइंग लग रहा हो सकता है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा हो। आई कंप्लीटली गेट दैट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, राइट। लेकिन इसको करना है। सीए फाउंडेशन में एक से ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं लगने चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा, क्योंकि जैसे पब्लिक गैदरिंग्स होती है ना, वहां पर मैं ऐसे ही बोल देता हूं कि हाँ ठीक है, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट से दो, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट से दो। आइडियल बात यह है भाई कि सीए फाउंडेशन में एक से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। इंटरमीडिएट फाइनल में जब आप लोग वहां पर आओगे तब हम लोग बात करेंगे, वहां पर भी एक से ज्यादा अटेम्प्ट लगना नहीं चाहिए। लेकिन वहां पर चलो एक बार को मैं फिर भी मान लेता हूं, ठीक है, पर सीए फाउंडेशन में भाई साहब एक से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा बैठा है जिसने पहले जनवरी में एग्जाम दिया था या जिसने पहले किसी और अटेम्प्ट में एग्जाम दिया था, अब आप उसके बारे में नहीं सोचो। ठीक है, अब आप उसके बारे में नहीं सोचो कि हाँ सर फिर मैं क्या करूं, मेरा तो एक अटेम्प्ट हो चुका है, मेरा तो ये हो चुका है। वो किसी भी रीजन की वजह से आपका रह चुका होगा, कोई बात नहीं। मैं मान के चल रहा हूं आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, आपने ढंग से रिवीजन नहीं किया था, आपने ढंग से टेस्ट नहीं दिए थे, आपने ढंग से पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस नहीं किए थे। ठीक है, इन्हीं 4 चीजों में से एक चीज हो सकती है जिसकी वजह से आपका अटेम्प्ट लगा, उसके अलावा कोई और चीज हो नहीं सकती। ठीक है, और आप भी अगर अपने आप से पूछोगे, अपने आप में झांक कर देखोगे, तो आपको भी यही वाली चीज पता चलेगी, राइट। लेकिन जो बीत गई सो बात गई। अब उसके बारे में हम लोग ना सोचेंगे ना उसके बारे में बात करेंगे। जितने भी लोग यहां पर फ्रेश सितंबर 25 या जनवरी 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, सीए फाउंडेशन में एक अटेम्प्ट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, चाहे इंस्टीट्यूट कितना भी कम रिजल्ट निकाले। ठीक है, अब कई सारे लोग इसमें ये भी सोचते हैं कि सर इंस्टीट्यूट इतना कम रिजल्ट निकालता है, ये है वो है। लेकिन फिर भी आप मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि इंस्टीट्यूट ने कम रिजल्ट निकालने की वजह से सारे के सारे बच्चे फेल कर दिए? ऐसा तो कभी नहीं हो पाया ना कि एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोगों को उन 70% वाले स्टूडेंट्स में टारगेट नहीं करना है जो फेल हो रहे हैं। हमें किन को में टारगेट करना है? हमें उन 30% में आना है, हमें उन 20% में आना है, हमें उन 15% में आना है। अगर इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 15% आ रहा है, हमें उन 15% में आना है। ठीक है, हमें उन 15% में आना है जो पास हो रहे हैं। अब अगर वो 15-16% स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे? वो यही सब कर रहे हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, रेगुलरली रिवाइज करना है, स्कैनर से प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये मॉक टेस्ट पेपर्स करने हैं, स्कैनर से प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरली रिवाइज करना है, कंसिस्टेंटली आपको रिवाइज करना है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने किसी दिन, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आज मंडे, आज मैं पढ़ूंगा, आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने अपना 120% दे दिया। ठीक है, आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने अपना 120% दे दिया। भाई साहब क्या ही पढ़ाई कर ली मैंने, और आज मैंने इतना ज्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया कि कल मैं उठने के लायक भी नहीं हूं। तो कल पता लगा मैं आधे दिन तक पढ़ा हुआ सो रहा हूं, और उसके बाद जब आधे दिन के बाद में उठा, मुझे लगा अरे यार पता नहीं है तो क्या हो गया, आज का तो आधा दिन बर्बाद हो गया। और उसके बाद फिर आपने अपने आप को कंसोल किया, अरे कोई बात नहीं यार, कल तो मैंने 120% दिया ही था ना, जब मैं अपनी पर आता हूं ना तब मैं देखो पता नहीं क्या ही कर लेता हूं। ठीक है, लेकिन इससे मच बेहतर पता है क्या है कि आप रोज करो, थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन रोज करो। ठीक है, ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये जो आपकी 60% कंसिस्टेंसी, मतलब ये जो आपकी 100% कंसिस्टेंसी है ना, ये आपके 60% एफर्ट को भी ओवर पावर कर जाएगी।
ठीक है, अगर किसी दिन आपका 60% एफर्ट लग पाता है, किसी दिन आपका 70% एफर्ट लग पाता है, किसी दिन आपका 50% एफर्ट लग पाता है, लेकिन आप 100% कंसिस्टेंट हो, रोज का रोज वो काम आप कर रहे हो, यू आर 100% कंसिस्टेंट, तो अगर आपकी 100% कंसिस्टेंसी है तो वो आपके 60-70% एफर्ट्स को भी ओवरकम कर देगी और आपको बहुत बाद में पता चलेगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा सर हुआ क्या, फिर आप रिजल्ट वाले दिन ही मुझसे मिलोगे और फिर आप मुझे बताओगे कि सर मैंने ये किया था, मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। ठीक है, एंड दिस आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस। पिछले 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, 5-6 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। हर अटेम्प्ट के बाद, हर एग्जाम के रिजल्ट के बाद कुछ स्टूडेंट्स की मेरे से बात होती है एंड लाइक कि सर समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। ठीक है, क्योंकि मैं वो रिवीजन प्लानर करता था, कभी कभी हो पाता था, कभी कभी नहीं हो पाता था, लेकिन मैं रोज उसको फॉलो जरूर करता था। एग्जाम से एक दिन पहले पता नहीं कैसा हुआ, एग्जाम में पता नहीं कैसा मेरे पेपर 45 मिनट्स में ही मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। जो स्ट्रैटेजी आपने बताई वो फॉलो की, 45 मिनट्स में पेपर कंप्लीट हो गया और उसके बाद फिर मैंने बाकी क्वेश्चंस कर लिए। 85 मेरे मार्क्स आए मैथ्स में, 95 मेरे मार्क्स आए। ठीक है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट। चलो अब हम लोग कुछ 2 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक ये है एग्जांपल नंबर 21, ये 3 पार्ट्स में ये वाला क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसका नाम मैंने दिया हुआ है बाप ऑफ ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और आपका पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम भयंकर वाला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है सवाल। A person opened an account on April 2001। अब यहां पर इन लोगों ने डेट नहीं दी हुई है कि 1 अप्रैल है, 15 अप्रैल है, 30 अप्रैल है वगैरह वगैरह, तो हम लोग इसको 1 अप्रैल मानेंगे। ठीक है, तो a person opened an account on 1 April 2001। A person opened an account on 1 April 2001 with a deposit of 800 rupees। ठीक है, इसका डिपॉजिट कितना आया, 800 रुपए से इसने अपना अकाउंट ओपन किया। ठीक है, 800 रुपए से इसने अपना अकाउंट ओपन किया। ऑलराइट, The account paid 6% interest compounded quarterly। अकाउंट से कितना इंटरेस्ट आया, 6% per annum, 6% per annum interested compounded quarterly। Great। On 1 October 2001, 1 अक्टूबर, तो 1 अप्रैल 2001 से 1 अक्टूबर 2001 तक कितना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये टोटल हो गए 6 महीने। अब इन 6 महीनों में क्या हुआ, ही क्लोज्ड द अकाउंट एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन अ 6 month टाइम डिपॉजिट फॉर 1000 रुपीज, अर्निंग 6% कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, अब पहले ना मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का मतलब बता देता हूं। अब मैं पहले आपको इस क्वेश्चन का मतलब बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का मतलब समझो आप लोग सब। ठीक है, 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 को इसने 800 रुपए से एक अकाउंट ओपन किया। 1 अक्टूबर 2001 को, यानी 6 महीने बाद, इसने इस अकाउंट को क्लोज किया और अकाउंट क्लोज किया तो अब देखो है क्या, यहां से यहां तक क्या रेट था इसका, यहां से यहां तक इसका रेट था 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो ये हो गया 6% पर एनम। नॉकपी, नॉकपी क्या होगी जल्दी बताओ, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो व्हाट विल बी द नॉकपी, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो व्हाट वुड बी नॉकपी, नॉकपी वुड बी 4। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो नॉकपी वुड बी 4, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, नॉकपी वुड बी 4। वेरी गुड, वेरी गुड। आयुषी, मुसादिक, गुलशन, प्रेमलाल, एसडी, अंशिका, क्रिश, रिया, प्रियांशु, वेरी गुड, नॉकपी वुड बी 4। ठीक है, अब अगर नॉकपी 4 होगा तो मुझे आप यहां का अमाउंट बता सकते हो क्या, यहां पर कितना अमाउंट इसके पास जमा हो चुका होगा, क्या वो आप लोग बता सकते हो, फटाफट से आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, आई एम वेटिंग। आप लोग कैलकुलेट करके बताओगे 1 अक्टूबर 2001 में, 1 अक्टूबर 2001 को इसके पास कितना अमाउंट आ चुका होगा। $824.18 संगमेश, ऑलराइट, एनीवन एल्स, सो हर्ष 824.18, योगिता का आया है 816, योगिता जिंदल का आया 816 और योगिता सैनी का आया 812, क्रिश का आ गया 824.18, प्रज्ञा 824.18, ऑलराइट, तो 824.18 आप लोगों का अमाउंट आया। मानव 824.18, रुद्राक्ष 824.18, अनु 824, जितेश 824.18, वही मतलब आयुषी 824, वेरी गुड। ठीक है, दोनों योग्यताज आप अपना आंसर एक बार चेक करें,
ठीक है, योग्यता जिंदल, योग्यता सैनी, दोनों योग्यता है। हमारी क्लास में 3 योग्यता है, एक योग्यता है उसके नाम के आगे सरनेम नहीं है, एक योग्यता जिंदल है, एक योग्यता सैनी है। ठीक है, दोनों योग्यता अपना अपना आंसर चेक करेंगे। एक योग्यता जिंदल का 816.08 आया है और योग्यता सैनी का 812 है। ठीक है, योग्यता जिंदल का चलो 824 पे तो आ गई, 0.18 लिखना जरूरी नहीं समझा जिंदल ने, कोई बात नहीं, चलो ठीक है 824 पे तो पहुंची। सैनी का भी 824 आ गया, बहुत बढ़िया। दोनों योग्यता एकदम योग्यता के साथ, दोनों योग्यता लोगों ने योग्यता के साथ फिर से क्वेश्चन को सॉल्व किया और आप लोगों का अमाउंट कितना आया? आप लोगों का अमाउंट आया 824.18। ठीक है, कैसे आया अमाउंट? आप लोगों ने कहा कि सर प्रिंसिपल हम लोगों का है 800, टाइम है हमारा 6/12, रेट है हमारा 0.06, नॉकपी है हमारा 4। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकलता है? अमाउंट निकलता है P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉकपी रेज टू द पावर T इंटू नॉकपी। तो दिस विल बी 800 इंटू 1 प्लस 0.06 बाई 4 रेज टू द पावर 6/12 इंटू 4। तो 4 3 12, 3 2 6, ये आ जाएगा आपका। तो नाउ दिस विल बी 0.06 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 800। कितना आया? 824.18, 824.18। ठीक है, अब सुनना, यहां पर 1 अक्टूबर 2001 को इसके पास 824.18 रुपीज का अमाउंट आकर इकट्ठा हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इस बंदे ने 1 अक्टूबर 2001 को ये अकाउंट क्लोज किया। ठीक है, 1 अक्टूबर 2001 को ये अकाउंट क्लोज किया और इसमें अपनी जेब से कुछ एडिशनल पैसा डाला। इसने अपनी जेब से कुछ एडिशनल पैसा डाला जिससे टोटल 1000 रुपए हो गया, जिससे टोटल 1000 रुपए हो गया। और इस 1000 रुपए को उसने और 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। उसने और 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया 1 अप्रैल 2002। ठीक है, इस 1000 रुपए को इसने और 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि सबसे पहले देखो, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 1 अक्टूबर 2001 को इसने अकाउंट खोला 800 रुपए से। ठीक है, फिर 6% पर आनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के रेट से इसको रिटर्न मिल रहा था। तो 6 महीने बाद इसको रिटर्न कितना मिलेगा? इसके पास अमाउंट होगा 824.18। ठीक है, 824.18। उसके बाद क्वेश्चन ने दिया कि इसने 1 अक्टूबर 2001 को इस अकाउंट को क्लोज कर लिया और क्लोज करने के बाद इसने अपनी जेब से इनफ पैसा डाला जिससे टोटल 1000 रुपए हो गया और इस 1000 को इसने 6 महीने के लिए और डिपॉजिट कर दिया। 6 महीने के लिए और डिपॉजिट कर दिया। ये कैसे पता चला? आओ ये देखो, देखो ऑन अक्टूबर 1, 2001 he closed the account। ठीक है, उसने ये अकाउंट बंद कर दिया and added enough additional money और इसने कुछ तो अपनी जेब से ऐड किया to invest in a 6 month time deposit for 1000 rupees। ठीक है, तो इतना इसने पैसा डाल दिया जिससे ये 6 महीने के टाइम डिपॉजिट में 1000 रुपए इन्वेस्ट कर पाए। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर इसने कुछ तो ऐसा डाला जिससे ये टोटल इसका 1000 हो जाए। ठीक है, इसने 824.18 में कुछ तो पैसा ऐसा डाला, कुछ एक्स अमाउंट ऐसा डाला जिससे इसका टोटल 1000 हो जाए और इस 1000 रुपीज को ये 6 महीने के टाइम डिपॉजिट में जमा कर पाए। नाउ व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय टाइम डिपॉजिट? टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि अगर जैसे आपका अगर मान लो बैंक में सेविंग्स बैंक अकाउंट है। ठीक है, मैंने आज अगर उसमें 1 लाख रुपए डाले, मेरा कल माने कि कल मैं उसमें से 20,000 रुपीज निकालूं तो मुझे एक दिन का तो इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख रुपए का। ठीक है, मैंने सपोज आज की डेट क्या है? 7 अप्रैल 2025, राइट? मैंने 7 अप्रैल 2025 को अगर बैंक में 1 लाख रुपए डाले, राइट? सपोज मैंने 9 अप्रैल को निकाले, सपोज मैंने 7 अप्रैल को डाले, अब 7 तारीख का और 8 तारीख का मुझे एटलीस्ट एक दिन का इंटरेस्ट मिलेगा ऑन दी एंटायर 1 लाख रुपीज। और फिर 9 तारीख को जब मैं 20,000 रुपीज निकालूंगा तो मैं 20,000 रुपीज निकाल सकता हूं क्या? क्या मुझसे बैंक बोलेगा कि नहीं नहीं तुम ये 20,000 रुपीज नहीं निकाल सकते? और अगर मान लो तुमने ये 20,000 रुपीज निकाले तो पिछले 2 दिन का जो हमने तुमको 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट दिया है वो इंटरेस्ट हम तुम्हारा वापस ले लेंगे, वो इंटरेस्ट तुमको नहीं देंगे? नहीं, बैंक ऐसा नहीं कह सकता। तो जब हम टाइम डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं, टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपने अगर उस फिक्स ड्यूरेशन से पहले पैसा निकाला तो उस ड्यूरेशन में जो भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो बैंक वापस ले लेगा, वो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे क्या होता है कि 18 मंथ्स की फिक्स डिपॉजिट्स, 18 मंथ्स की फिक्स डिपॉजिट, जब आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा डालते हो आप उसको कभी भी डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। जितने दिन के लिए जितना पैसा बैंक में पड़ा रहेगा उतने दिन का इंटरेस्ट आपको बैंक देगा। एकदम सिंपल सी बात है, चाहे मेरा 1 दिन के लिए पड़ा हो, चाहे मेरा 2 दिन के लिए पड़ा हो, चाहे मेरा 5 दिन के लिए पड़ा हो, चाहे मेरा हफ्ते भर के लिए पड़ा हो। अगर हफ्ते भर के लिए भी मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो बैंक मुझे उस पैसे पर 1 हफ्ते का इंटरेस्ट देगा।
लेकिन अगर मान लो मैं अपनी एक फिक्स्ड डिपॉजिट करा लेता हूं फॉर 18 मंथ्स, अगर मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट करा ली 18 मंथ्स, मैंने इसमें 1 लाख रुपए डाले, मैंने इसमें 1 लाख रुपए डाले, और यहां पर मुझे पता है कि मुझे 7% पर एनम के रेट से रिटर्न मिलेगा, मुझे 7% पर एनम के रेट से रिटर्न मिलेगा, कंपाउंडेड लेट्स से 6 मंथली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मान लो मैं 12 महीने के अंदर अंदर पैसा विथड्रॉ करता हूं, ठीक है, अगर मैं 12 महीने के अंदर अंदर पैसा विथड्रॉ करता हूं तो 12 महीने का भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैंने 18 महीने से पहले, बिकॉज आई मेड दिस टाइम डिपॉजिट फॉर 18 मंथ्स, तो अगर मैंने 18 मंथ से पहले अपने पैसे को विथड्रॉ किया, अगर मैंने 18 मंथ से पहले अपने पैसे को विथड्रॉ किया, तो जितना भी इंटरेस्ट मेरा अक्यूमुलेट हुआ था वो मुझे मिलेगा नहीं, वो लैप्स हो जाएगा। इसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग टाइम डिपॉजिट। तो सर यहां पर लोग क्यों पैसा इन्वेस्ट करते हैं? लोग इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहां पर ऐसे टाइम डिपॉजिट्स में यूजुअली इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है, ऐसे टाइम डिपॉजिट्स में यूजुअली इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, और लोगों को डिसिप्लिन भी आ जाता है, लोगों को डिसिप्लिन भी आ जाता है। बैंक वाले इनमें ज्यादा इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि बैंक को श्योरिटी है, बैंक को श्योरिटी है कि अगर मैंने 6 महीने के लिए पैसा डाला है तो बैंक को पता है कि भाई ये वाला पैसा ये 6 महीने के अंदर अंदर तो नहीं निकालेगा, ठीक है, तो बैंक फिर उस पैसे को यूज करके और फर्दर लोन्स दे सकता है। डन, ऑलराइट। तो अब यहां पर बात हुई कि इसने इनफ एडिशनल मनी ऐड किया टू इन्वेस्ट इन अ 6 मंथ टाइम डिपॉजिट फॉर 1000 रुपीज। तो इसने अपनी जेब से इतना पैसा डाल दिया कि टोटल 1000 रुपए हो गया, जिससे वो 6 महीने के टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर पाए। तो अब मैंने कहा कि भाई यहां से 6 महीना कब होगा? 31 मार्च 2002, ठीक है, 1 अक्टूबर 2001 से 6 महीने अगर आप काउंट करोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तभी मैंने बोला कि यहां पर हो जाएगा 1 अप्रैल 2002, ठीक है। तो अब बताओ यहां पर कितना पैसा ऐड किया जाए, यहां पर कितना पैसा ऐड किया जाए, यहां पर कितना पैसा ऐड किया जाए कि ये टोटल जो है वो 1000 रुपीज हो जाए? आप मुझे बताओ यहां पर कितना पैसा ऐड किया जाए कि टोटल 1000 रुपीज हो जाए? कम ऑन एवरीवन, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूं। सी, क्वेश्चन सॉल्व करना एक बात होती है, क्वेश्चन का मतलब समझ के सॉल्व करना एक और बात होती है, ठीक है। तो अभी somebody was texting me कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहे, तो फिर मुझे उसको यही बोलना पड़ेगा भाई फिर आपको क्लासेस दोबारा देखनी पड़ेंगी, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे, क्योंकि यहां पर हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे बस क्वेश्चन पढ़ा है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो जाओ, ठीक है। फॉर एवरी क्वेश्चन आई एम टेकिंग इनफ टाइम टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। तो अब मुझे आप बताओ कि 824.18 है, उसमें मैं कितना पैसा डालूं अपनी जेब से कि 1000 रुपीज हो जाए? 175.82, वेरी गुड, 175.82, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है। किस किसने जवाब दे दिया ये वन? ओ भाई साहब, अरे वाह क्या बात है, ठीक है। मानव, गुलशन, योगिता, रुद्राक्ष, अनु, आयुषी, मनीषा, खुशबू, शुभजीत, मानव, योगिता, शुभजीत, संगमेश, कृष, मानव, वंशिका, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, एकदम बिल्कुल सही, 175.82। तो मैं यहां पर अगर 175.82 रुपीज डाल देता हूं तो मेरे पास ये 1000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो 6 महीने की टाइम डिपॉजिट है ये आपको रेट दे रही है 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, ये आपको रिटर्न दे रही है 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, ऑलराइट। तो मतलब यहां से यहां तक का जो रिटर्न है वो आएगा 6% पर एनम, और यहां पर मुझे आप नॉकपी बताओ, नॉकपी क्या होगा यहां पर? What will be NOCP? 6% per annum compounded monthly. What would be the NOCP over here? What would be the NOCP over here? Very good. NOCP would be 12. Great. Krish, Sanskruti, Anshika, Sangmesh, Musadik, Suharsh, Anu, Yogita, Gulshan, Premlal. Very good. NOCP will be 12 क्योंकि compounded monthly है. NOCP will be 12 compounded monthly है. बहुत बढ़िया. अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर यहां पर मैंने 1000 रुपए डाला और ये रेट है 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, नॉकपी 12 हो गया, टाइम मेरा 6 महीने का हो गया, तो क्या 1 अक्टूबर 2002 के एंड का अमाउंट निकाल सकते हो? फटाफट से बताओ, क्या 1 अक्टूबर 2002 के एंड का अमाउंट निकाल सकते हो? निकालो, 1 अक्टूबर 2002 का अमाउंट निकालो। हाँ आप लोग निकाल सकते हो ना, अंशिका, रिया, संगमेश, संस्कृति, निकालो निकालो। कृष्ण ने निकाल दिया 1030.3775, ऑलराइट। योगिता जिंदल 1030.4, ओके। संगमेश 1030.37, SD 1030.3775, ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। तो अब ये बहुत ही आसान हो गया। कैसे हो गया ये? नाउ द प्रिंसिपल इज 1000, नाउ द प्रिंसिपल इज 1000, टाइम इज अगेन 6/12, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.06, नॉकपी इज इक्वल टू 12। अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट इज वंस अगेन 1p into 1 plus i by nocp raised to the power t into nocp. So this will be 1000 into 1 plus 0.06 by 12 raised to the power 6 by 12 into 12. 12 gone.
आपको ये फाइंड आउट करना है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो 0.06 बाई 12 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 इंटू 1000 इंटू 1000 ये हो जाएगा 1030.3775 1030.38 कर देता हूं इसको। तो यहां पर जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 1030.8। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछा हूं, उस सवाल का बहुत आराम से सोच समझ के जवाब देना। आप मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना इंटरेस्ट मैंने कमाया। ठीक है, 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 अप्रैल 2002 तक मैंने कितना इंटरेस्ट कमाया। व्हाट वाज माय इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहा हूं। 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 अप्रैल 2002 तक इन 6 महीनों में मैंने कितना इंटरेस्ट कमाया। एवरीवन 30.38 30.38 कैसे किया आपने? आपने कहा कि सर 1030.80 आपको मिला। ठीक है, ये 38 था ना, ये 38 था, वेरी सॉरी 38। ठीक है, आपने कहा कि सर 1030.38 आपको यहां पर मिला, आपने 1000 रुपीज लगाए थे, तो जाहिर सी बात है आपको 30.38 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। बहुत बढ़िया, तो मैं यहां पर कह देता हूं इंटरेस्ट 30.38। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट मिला 30.38। डन। अच्छा मुझे बताओ 1 अप्रैल 2001 से लेकर 1 अक्टूबर 2001 तक मुझे कितना इंटरेस्ट मिला। बहुत बढ़िया, आप लोग ब्रिलियंटली काम कर रहे हो, यू गाइस आर गोइंग इन अ ब्रिलियंट मैनर। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 से लेकर 1 अक्टूबर 2001 तक कितना इंटरेस्ट मिला आपको? 24.18। बहुत बढ़िया सर, 800 लगाया था, 824.18 रुपीज मिला। बहुत बढ़िया, तो यहां से यहां तक आपको कितना इंटरेस्ट मिला? यहां से यहां तक आपको इंटरेस्ट मिला 24.18। ठीक है, क्या ये सारी बातें आपको अभी तक की समझ में आई? बोलो हां। क्या ये सारी बातें आप लोगों को अभी तक की समझ में आई? बोलो हां। ऑल दीज थिंग्स क्लियरली? यस, हैट्स ऑफ, बहुत ही बढ़िया। अब देखो आप, हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ मानव एकदम ही बहुत बढ़िया। रुद्राक्ष देखो, अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2001 with a deposit of 800 rupees. The account paid 6% interest compounded quarterly. On 1st October 2001, he closed the account and added enough additional money to invest in a 6-month time deposit for 1000 rupees, earning 6% compounded monthly. How much additional amount did the person invest on October 1? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? How much additional amount did the person invest on October 1? कितना additional amount इन्वेस्ट किया? फटाफट से इसका आंसर बताओ आप। ये डायग्राम देखो और इसका आंसर बताओ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 175.82। ठीक है, 175.82 ये हम लोगों ने इतना इतना एडिशनल अमाउंट डाला जिससे टोटल 1000 रुपीज ये हो गया। डन, ऑलराइट। उसके बाद देखो सेम क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 2002? व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 2002? 1 अप्रैल 2002 को मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 1030.38। ठीक है, परफेक्ट, ऑल ऑफ यू एब्सोल्युटली राइट, 1030.38 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न्ड? हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न्ड? लुक एट दिस फिगर एंड आंसर द टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया गया? टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया गया? बहुत बढ़िया, टोटल इंटरेस्ट आया 54.56। यहां से यहां तक का इंटरेस्ट आया 24.18 और यहां से यहां तक का इंटरेस्ट आया 30.38। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 54.18। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 54.56, ये आएगा 54.56। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल। मजा आया इस वाले क्वेश्चन में? मजा आया इस वाले क्वेश्चन में? यस, सृष्टि, ईशा, मनीषा, खुशबू, जितेश, संस्कृति, अंशिका, यस, मजा एकदम कॉमन सेंसिकल चल रहा था, एकदम प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन आ रही थी। इट्स नॉट के एकदम टिपिकल मैथ्स चल रहा है, हार्डकोर मैथ्स चल रहा है।
ठीक है ना? ऑलराइट, आइए एक और एकदम आपको प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन देते हैं। ठीक है, आराम से सुनेंगे, एकदम पेशेंटली सुनेंगे, एकदम रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशन मैं आप लोगों के सामने देने जा रहा हूं। देखो, जॉनसन लेफ्ट जॉनसन लेफ्ट 1 lakh rupees with the direction that it should be divided in such a way that his minor sons Tom, Dick and Harry, aged 9, 12 and 15 years, should each receive equally after attaining the age of 25 years. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जॉनसन की मृत्यु हो गई, जॉनसन की डेथ हो गई, और जॉनसन ने अपने लॉयर को बोला, जॉनसन ने अपने लॉयर को बोला जाते जाते कि देखो मैं 1 लाख रुपए छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, मेरे 3 बच्चे हैं, टॉम, डिक और हैरी, मेरे 3 बच्चे हैं। ठीक है, टॉम 9 साल का है, डिक 12 साल का है, हैरी 15 साल का है। ठीक है, टॉम सबसे छोटा है, 9 साल का है, डिक 12 साल का है, हैरी जो है वो 15 साल का है। देखो बेटा, मैं तो जा रहा हूं और मैं 1 लाख रुपए छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, 1 लाख रुपए किसको छोड़े? 1 लाख रुपए इसने एक लॉयर के पास छोड़े, और लॉयर को इसने क्या कहा? लॉयर से इसने कहा कि सुनो, जब मेरे बच्चे 25-25 साल के होंगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा तुम मेरे बच्चों को देना। ठीक है, इस 1 लाख रुपए में से थोड़ा थोड़ा पैसा मेरे बच्चों को देना जब ये 25 साल के होंगे। ठीक है, सबसे पहले इनमें से 25 साल का कौन होगा? फटाफट से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, सबसे पहले इनमें से 25 साल का कौन होगा? टॉम, डिक और हैरी में से सबसे पहले 25 साल का कौन होगा? हैरी 25 साल का होगा, वेरी गुड। हैरी के बाद 25 साल का कौन होगा? हैरी के बाद 25 साल का कौन होगा? डिक 25 साल का होगा, वेरी गुड। डिक के बाद 25 साल का कौन होगा? डिक के बाद 25 साल का टॉम होगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला? इसने कहा देखो, अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, 10 साल बाद हैरी 25 साल का होगा, तो इस 1 लाख रुपए में से थोड़ा सा पैसा तुम हैरी को दे देना। ठीक है, आज से 13 साल बाद डिक 25 साल का होगा, आज से 13 साल बाद डिक 25 साल का होगा, तो इस 1 लाख रुपए में से कुछ पैसा तुम डिक को दे देना। और आज से 16 साल बाद टॉम 25 साल का होगा। ठीक है, आज से 16 साल बाद टॉम 25 साल का होगा, तो जो भी बचा कुचा इस 1 लाख रुपए में से होगा, क्योंकि तुमने हैरी को दे दिया, डिक को दे दिया, अब जो भी बचा कुचा होगा वो टॉम को दे देना। फेयर इनफ। जॉनसन ने अपने लॉयर को 1 लाख रुपए दिए और कहा कि देखो मेरे 3 बच्चे हैं, टॉम, डिक और हैरी, 9 साल, 12 साल और 15 साल के, जब ये 25-25 साल के होंगे तो इस 1 लाख रुपए में से तुम इनको कुछ कुछ अमाउंट दे देना। लेकिन अब ये लॉयर के लिए कैसा आदमी है? ये लॉयर के लिए मरते मरते एक मैथ्स की प्रॉब्लम छोड़ गया। ठीक है, लॉयर के लिए मरते मरते एक मैथ्स की प्रॉब्लम छोड़ गया। वो लॉयर जिसने जिंदगी भर कानून पढ़ाए, वो लॉयर जिसने जिंदगी भर लॉ पढ़ाए, अब वो क्या करेगा? क्योंकि उसका एक क्लाइंट हो गया जॉनसन, अब इस लॉयर को जॉनसन की डेथ के बाद मैथ सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जॉनसन ने कहा सुनो, तीनों को बराबर बराबर पैसा मिलना चाहिए, तीनों को बराबर बराबर पैसा मिलना चाहिए। तो जॉनसन के मन में एक बार तो आएगा कि हाँ ठीक है ना, 33,333 रुपए इसको दे दूंगा, 33,333 रुपए इसको दे दूंगा, 33,333 रुपए इसको दे दूंगा। ठीक है, 1 रुपया अपने पास रख लूंगा। ठीक है, ऐसा एक बार लॉयर के मन में आ सकता है, ऐसा एक बार को लॉयर के मन में आ सकता है कि ऐसा कर लूंगा, लेकिन नहीं, इतना आसान थोड़ी होता है। जॉनसन ने कहा सुनो, तो अभी 10 साल तक तो खाली पड़ा रहेगा ये पैसा, लॉकर में डालोगे तो सड़ जाएगा, इसको ना इन्वेस्ट कर दो, इसको इन्वेस्ट कर दो जहां से तुम्हें 3.5% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहे। इसको अपने एक सेविंग्स बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दो जहां से 3.5% का तुम्हें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, और अब तुम बताओ कि ऐसा कैसे किया जाए कि अगर इसको इन्वेस्ट किया, 3.5% का इस पर इंटरेस्ट मिलता रहा मिलता रहा मिलता रहा, 10 साल बाद जब हैरी 25 साल का होगा तो इसमें से हैरी को कितना पैसा निकाल के दिया जाए जिससे हैरी, डिक और टॉम को बराबर बराबर सा पैसा मिल जाए। क्या आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? अभी उस पर तो हम बात ही नहीं करें कि ये सॉल्व कैसे होगा, अभी आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है, वकील किस दुविधा में आपको समझ में आ रही है, वकील किस दुविधा में, ये बात आपको समझ में आ रही है? वकील की दुविधा आप समझिए, वकील की दुविधा क्या है? वकील कह रहा है कि यार ये आदमी, ये मेरा क्लाइंट है, ये मुझे 1 लाख रुपए छोड़ के गया है, ठीक है, और मुझसे कह रहा है कि इसके 3 बच्चे हैं, इन तीनों बच्चों को जब ये 25 साल के होंगे तब मुझे पैसा देना है और तीनों बच्चों को बराबर बराबर पैसा मिलना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि इस पैसे को मैं अपनी अलमारी के लॉकर में रख सकता हूं, अलमारी के लॉकर में रख सकता था तब तो बड़ी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी।
ठीक है। सबसे पहले 10 साल बाद हैरी को 33,333 दे देता, उसके बाद 3 साल बाद डिक को 33,333 दे देता, फिर 3 साल बाद टॉम को 33,333 रुपीज दे देता। तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन अभी यहां पर ये कह रहे हैं नहीं नहीं, इस पैसे को तुम अपनी अलमारी के लॉकर में नहीं रखोगे, इस पैसे को तो तुम अपने बैंक अकाउंट में डालोगे और बैंक अकाउंट में 3.5% का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट में 3.5% का रिटर्न मिलेगा। तो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। सब लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। लिखते लिखते आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन लिखने के बाद जब पूरी प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको एकदम ब्रिलियंटली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, लेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय टॉम, डिक एंड हैरी आफ्टर नहीं, let the amount received by Tom, Dick and Harry be X rupees each. ठीक है, let the amount received by Tom, Dick and Harry be X rupees each. ठीक है, सबसे पहले 10 साल के बाद हैरी 25 साल का होगा। ठीक है, सबसे पहले 10 साल के बाद हैरी 25 साल का होगा, क्योंकि हैरी इस समय 15 साल का है, राइट। तो अभी लेकिन जो लॉयर है उसने तो 1 लाख रुपए अभी इन्वेस्ट कर दिए, तो 10 साल के बाद कितना पैसा बनेगा इसके पास? तो देखो, प्रिंसिपल है 1 लाख रुपए, टाइम है 10 साल, नॉकपी है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.035। अमाउंट निकालो। अमाउंट आफ्टर 10 years. Amount after 10 years will be P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. यानी 1 lakh into 1 plus 0.035 by 1 raised to the power 10 into 1. ठीक है, yeah. 0.035 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 into 1 लाख। कितना आया? 141,059.88। 141,059.88। सभी लोगों का ये आ गया होगा 141,059.88। वेरी गुड। जितेश, मुसादिक, कृष, संगमेश, योगिता, रुद्राक्ष, बहुत बढ़िया। 141,059.88 ये वाला पैसा आप लोगों का आ गया। अब 10 साल के बाद, क्योंकि यहां पर अभी हैरी, नाउ हैरी इज 25 years old, डिक कितने का था? 12 का था, तो 22 years old एंड टॉम इज 19 years old। ठीक है, अभी हैरी 25 साल का हो चुका है, डिक 22 साल का है, टॉम 19 साल का है। ठीक है, लेट द अमाउंट पेड टू हैरी X। तो अब देखो, अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर पेइंग टू हैरी इज व्हाट? 141,059.88 माइनस X। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई? 141,059.88 आ चुका था 10 साल के बाद। इसमें से हैरी को x दे दिया, इसमें से हैरी को x देने के बाद हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा 141,059.88 माइनस x। ठीक है, हमारे पास बचा 141,059.88 माइनस x। ये हम लोगों के पास बचा। क्या यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है? क्या यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है? यस, योगिता जिंदल, मोनालिसा टूडू, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, अब कितने सालों के बाद डिक 25 साल का होगा? कितने सालों के बाद डिक 25 साल का होगा? डिक 25 साल बाद कितने, डिक 25 साल का कितने सालों बाद होगा? 3 साल बाद होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑल ऑफ यू एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। संगमेश, योगिता, रिया, रुद्राक्ष, अंशिका, मानव, मनीषा, संस्कृति, शुभजीत, एसडी, प्रेमलाल, योगिता, मोनालिसा। ठीक है, क्योंकि अभी यहां पर डिक 22 साल का है, तो डिक विल टर्न 25 आफ्टर 3 years। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे डिक विल टर्न 25 years old आफ्टर 3 years। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 3 years, अमाउंट आफ्टर 3 years विल बी 141,059
0.88 माइनस एक्स, ये तो हो गया प्रिंसिपल। 1 प्लस 0.035 बाई 1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1, यही अमाउंट आएगा। अमाउंट ऐसे आता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई बाई नॉट पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉट पी। अब 3 साल के बाद आएगा, ठीक है। तो नाउ दिस विल बी द प्रिंसिपल ना। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ये बात सबको समझ में आ रही है? ये वाला स्टेप सबको समझ में आ रहा है? फटाफट से बताओ मुझे। हैरी को देने के बाद 149 141.059.88 141.059.88 माइनस एक्स बचा। अब ये वाला पैसा तो उस बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा, इस पर 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा। 3 साल का इंटरेस्ट लगने के बाद अमाउंट कितना बच जाएगा? अमाउंट कितना बनेगा? तो ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा 0.035 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3, दिस विल बी 1.11, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 141,059.88 माइनस एक्स इंटू 1.11, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप इसको 1.11 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 1.11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 141,059.88 इंटू 1.11 कितना है? 156,576.47 156,576.47 माइनस 1.11 x. This is the amount after 3 years before giving money to Dick. ठीक है, देखो एक बार फिर से देखो, हम लोगों ने हैरी को यहां पर x पैसा दे दिया, ठीक है। हैरी को पैसा देने से पहले हमारे पास 141,059.88 बचा था, इसमें से हैरी को x दे दिया। हैरी को x देने के बाद 3 साल के बाद हैरी को x देने के बाद हमारे पास इतना पैसा बचा, ठीक है। इस पैसे को फिर से हमने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया और ये हमारे पास अमाउंट आया। इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व किया तो ये हमारे पास अमाउंट आया आफ्टर 3 इयर्स। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? बोलो हाँ। 156,576.47 माइनस 1.11 x, क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? बोलो हाँ। यस, अंशिका, संस्कृति, शुभजीत, मोनालिशा, मनीषा, प्रेमलाल, क्रिश, योगिता, एसडी, ग्रेट, ठीक है। अब इसमें से हम डिक को x देंगे, ठीक है। नाउ डिक विल गेट x फ्रॉम दिस, ठीक है। नाउ डिक विल गेट x फ्रॉम दिस, ठीक है। तो अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर पेइंग x टू डिक कितना? 156,576.47 माइनस 1.11x, ये तो था ही, दिस वॉज द अमाउंट, ठीक है। 156,576.47 माइनस 1.11x, इसमें से अब हमें डिक को x देना है, तो डिक को x देने के बाद इसमें से ये बचेगा। तो नाउ अमाउंट दैट विल बी लेफ्ट विल बी 156,576.47 माइनस 2.11x। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? फटाफट से बताओ, बोलो हाँ। जैसे ये 1.11x है, ये माइनस 1x है, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया माइनस 2.11x, ठीक है। दिस इज माइनस 1.11x, दिस इज माइनस x, तो माइनस 1.11x माइनस 1x, तो टोटल हो गया कितना? माइनस 2.11x। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? बोलो हाँ। डिक को पैसा देने के बाद हमारे पास इतना पैसा बचा, जल्दी बोलो हाँ। बोलो बोलो जल्दी बोलो हाँ। यस, मोनालिशा, मनीषा, मानव, अनिशिका, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे आप एक बताओ, टॉम इस समय कितने साल का है? टॉम इस समय कितने साल का है? टॉम इस समय कितने साल का है? 22 साल का। वेरी गुड संगमेश। टॉम इज 22 years ओल्ड एज ऑफ नाउ, ठीक है। टॉम 25 साल का कितने सालों बाद होगा? टॉम 25 सालों का कितने साल बाद होगा? टॉम 25 साल बाद कितने सालों में होगा? 3 साल बाद होगा, ठीक है। टॉम विल टर्न 25 आफ्टर 3 years। तो अब ये जो पैसा बचा है इसे फिर से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, बोलो हाँ। ये जो पैसा बचा है इसे फिर से हम लोग 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, बोलो हाँ। बोलो यस। इस पैसे को फिर से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। यस, शुभजीत, क्रिश, प्रज्ञा, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो नाउ अमाउंट आफ्टर 3 years is what? 156,576.47
माइनस 2.11x, ये तो प्रिंसिपल हो गया, इंटू 1 प्लस आई 0.035 पाई नॉक पी रेज टू द पावर 3 इंटू 1. तो दिस विल बी 156,576.47 माइनस 2.11x इंटू 1.11. ठीक है, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, दिस इज नथिंग बट 1.11. तो अब ये क्या आ जाएगा, हम लोग इसको 1.11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1.11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी हैव 156,576.47 इंटू 1.11, ये हो गया 173,799.88 माइनस 2.11 इंटू 1.11, दिस इज 2.34x. 2.34x. ठीक है, ये बात आ गई. तो अब टॉम को मिलने से पहले हमारे पास कितना पैसा है, 173,799.88 माइनस 2.34x. इतना हमें अभी टॉम को देना है. यहां तक सबको समझ में आ रहा है? 173,599 है या 799 है? मैं एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूं, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो संगमेश. ठीक है, तो ये हो गया 156,576.47 इंटू 1.11, दिस इज 173,799.88. ठीक है, तो 599 नहीं है, 799 है, 799 है. राइट संगमेश, ये बात सबको समझ में आ रही है? वेरी गुड. प्रज्ञा 173,799.88 माइनस 2.34x. अब सुनो, नहीं अरे सॉरी की बात नहीं है यार, ठीक है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है, कोई नहीं. ठीक है, 173,799.88 माइनस 2.34x. ठीक है, अब क्या मुझे इसमें से टॉम को x देना है? क्या मुझे इसमें से टॉम को x देना है? हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, टॉम को मिलेगा तो x, ठीक है, क्योंकि अगर हैरी को x मिला है, डिक को भी x मिला है, तो टॉम को भी x मिलेगा. लेकिन टॉम के बाद कोई बच्चा बचा क्या? नहीं, टॉम के बाद थोड़ी कोई बच्चा बचा. तो इसमें से हम लोग x क्यों देंगे? ये जो बचा होगा पूरा का पूरा टॉम को दे देंगे. राइट, ये जो भी है ये पूरा का पूरा टॉम को मिलने वाला है. यस और नो? दिस एंटायर मनी इज गोइंग टू गो टू टॉम. क्यों? क्योंकि अब टॉम के बाद थोड़ी कोई बच्चा बचा. बोलो हाँ. This entire money will be given to Tom. Yes, Manav, yo. This entire money will be given to Tom. And now since this entire money is going to be given to Tom, तो क्या मैं कह सकता हूं this entire money is equal to X? Can I say that this entire money is equal to X? क्योंकि टॉम को भी X ही मिलना है. डिक और हैरी को अगर X मिला है तो टॉम को भी X मिलना है, और अगर टॉम को ये मिल रहा है तो this entire money is equal to X. अभी आपको समझ में आ रहा है where I'm going with this? अब तो x की वैल्यू निकल आएगी ना आराम से. ठीक है, अब तो आराम से x की वैल्यू निकल आएगी. देखो, दिस एंटायर मनी विल बी गिवन टू टॉम सिंस देयर इज नो अदर चाइल्ड लेफ्ट after Tom. ठीक है, this entire money will be given to Tom since there is no other child left after Tom. Now, since all the three children, Tom, Dick, and Harry are supposed to receive equal amount. Therefore, amount received by Tom would also be equal to X. Right? This entire money will be given to Tom since there is no other child left after Tom. Now, since all the three children टॉम, डिक एंड हैरी आर सपोज टू रिसीव इक्वल अमाउंट, उन तीनों को बराबर बराबर पैसा मिलना है, इसीलिए ये जो पैसा टॉम को मिल रहा है दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स. ठीक है, ये जो पैसा टॉम को मिल रहा है दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 173,799.88 173,799.88 माइनस 2.34x माइनस 2.34x इज इक्वल टू x. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो. 173,799.88 इज इक्वल टू x प्लस 2.34x, तो ये हो जाएगा x
प्लस 2.34x इज इक्वल टू 173,799.88। तो ये हो जाएगा 3.34x इज इक्वल टू 3.34x इज इक्वल टू 173,799.88। तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 173,799.88 डिवाइडेड बाय 3.34। ठीक है, 173,799.88 डिवाइडेड बाय 3.34, 173,799.88 divided by 3.34, 52,035, 52,035.89। ठीक है, 52,035.89। क्या आप लोगों का आंसर आ गया? आ गया, बहुत बढ़िया। मानव, रिया, खुशबू, संगमेश, कृष, रुद्राक्ष, बहुत शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। आओ देखो, एक इसकी समरी बनाते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, जहां पर भी, जिससे अभी आप लोगों को क्योंकि एंड रिजल्ट मालूम है, अब एक बार मैं फिर से समराइज कर दूंगा ना तो आसान हो जाएगा। तो नाउ दिस इज द 0th पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये है 10 साल के बाद, ये है 12, 10, 11, 12, 13 साल के बाद, और ये है 13, 14, 15, 16 साल के बाद। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, 0, ये कर देता हूं मैं 16 साल, ये कर देता हूं मैं 13 साल, ये कर देता हूं मैं 10 साल। ठीक है, आज से 10 साल बाद, आज 1 लाख रुपए था, आज 1 लाख रुपए था, आज से 10 साल बाद आज से 10 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी? आज से 10 साल बाद इसकी वैल्यू हो गई थी 141,059.88। ठीक है, इसमें से हमने हैरी को x दे दिया था, इसमें से हमने 141,059.88, इसमें से हम लोगों ने हैरी को x दे दिया था। ठीक है, अब इस पैसे को हमने जमा किया था और उसके बाद 3 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी? 3 साल के बाद इसकी वैल्यू हो गई थी 156,576.47 माइनस 1.11x, और उसमें से हमने जब इसको x दे दिया था तो x देने के बाद ये बच गया था 156,576.47 माइनस 2.11x, 156 ओफो, ये हो जाएगा 156 156,576.47 माइनस 2.11x, ये हो जाएगा। ठीक है, 13 साल के एंड में डिक को पैसा देने के बाद इतना पैसा बचेगा 156,576.47 माइनस 2.11x, और उसके बाद टॉम को देने से पहले, उसके बाद टॉम को देने से पहले, या फिर एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे लिखते हैं, हमारे पास आया कितना? हमारे पास आया 141,059.88, 141,049.88, इसमें से मैंने x दिया तो हमारे पास कितना बचा? 141,049.88 माइनस x, ये हमारे पास बचा। ठीक है, ये 141,049.88 यही है ना, 141,059.88, ओके, 149,059.88। इसमें से x दिया तो ये हमारे पास बचा 141,059.88 माइनस x। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने लगाया तो ये कितना बचा? 3 साल के बाद कितना आया ये? ये आया आपका 156,576.47, 156,576.47 माइनस 1.11x, इसमें से हमने x और दे दिया तो हमारे पास बचा 156,576.47 माइनस 2.11x, और अब हमारे पास कितना आया? अब हमारे पास बचा 173,799.88 माइनस 2.34x। इसको थोड़ा सा और मैं लेफ्ट कर देता हूं जिससे स्पेस आ जाए मेरे पास। ठीक है, तो नाउ दिस विल बी
173 799.88, 173 799.88 minus 2.34x, right? Minus 2.34x. 173 799.88 माइनस 2.34x, और इसमें से हमने पूरा का पूरा यही दे दिया 173 799.88 माइनस 2.34x, ये दिस एंटायर अमाउंट विल बी गिवन, तभी एंड में हमारे पास कुछ पैसा नहीं बचेगा। तो दिस इज एट द एंड ऑफ 10 years, दिस इज एट द एंड ऑफ 13 years एंड दिस इज एट द एंड ऑफ 16 years। अब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, 1 लाख रुपए लगाया, 10 साल के बाद 141,059.88 बचा। इसमें से हम लोगों ने हैरी को x दे दिया, हैरी को x देने के बाद हमारे पास बचा 141,059.88 माइनस x। इसको हम लोगों ने लगाया तो यहां पर 3 साल के बाद हमारे पास बचा 156,576.47 माइनस 1.11x। इसमें से हम लोगों ने अब डिक को x दे दिया, डिक को x देने के बाद हमारे पास बचा 156,576.47 माइनस 2.11x। उसके बाद फिर 3 साल के लिए इसको लगाया तो यहां पर अभी हमारे पास बचा 173,799.88 माइनस 2.34x, और ये पूरा का पूरा पैसा टॉम को दे दिया। क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा टॉम को दे दिया इसलिए हमारे पास बच गया निल। ठीक है, अब देखो इन दोनों को x मिल रहा है इन दोनों को x और x मिल रहा है और इसको ये मिल रहा है, तो ये तो तीनों को बराबर बराबर मिला है, और क्योंकि तीनों को बराबर बराबर मिलना है इसलिए दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू x। ठीक है, इसीलिए दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू x, और x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 52,035.89। अब आप लोगों को ना समझ आने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अब क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो यस। अब ये वाला पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आ गया? बोलो यस। अब तो ये वाला पॉइंट सब लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है, बोलो यस। यस मोनालिशा, शुभजीत सर मेरे पास 5th एडिशन है, आपने जो सजेस्ट किया था उस सेम कैलकुलेटर को आपने 4th कहा था लेने को, 5th चल जाएगा क्या आपकी ट्रिक्स के लिए? है क्या बोल रही हो योगिता? कैलकुलेटर का 5th एडिशन है आपके पास, और पैट OT 512 GT है ना, चल जाएगा, चाहे 4th एडिशन हो चाहे 5th एडिशन हो, जो भी एडिशन हो, नया आ गया होगा अब। ठीक है, और पैट OT 512 GT है, वो चल जाएगा कैलकुलेटर की ट्रिक्स के लिए। ठीक है, चाहे कोई भी एडिशन हो, एनी एडिशन वुड वर्क। ओके, कैलकुलेटर के बारे में अब बात नहीं करेंगे यार, मैं एकदम बता चुका हूं। देखो कौन सा कैलकुलेटर चाहिए, अब आप वो ले सकते हो, आपको आइडियली वो ले लेना चाहिए। ठीक है, राइट। अंशिका सर एग्जाम में कब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है और कब कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, इस वाले क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इस वाले क्वेश्चन में आप अपने आप से मार्क कर सकते हो। बाकी एग्जाम में आपको दिया रहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट यूज करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना है। डन। सर मैंने 3.3421 से डिवाइड किया और मेरा आंसर 52,003.1 आया। ओके अनु, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस इंफॉर्मेशन। आपने क्यों 3.3421 से डिवाइड किया और क्या हुआ? मे बी आपने राउंड ऑफ किया है। आपने राउंड ऑफ किया है क्या? आपने राउंड ऑफ किया है क्या इसको? अच्छा, ये 3.34 है, 3.3421 आया होगा। ठीक है, तो 52,003.1 आया। ठीक है, लेकिन आइडियली ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये वाला आएगा। ठीक, तो इसका आंसर नन है। ओके अनु गुप्ता, इस वाले क्वेश्चन में अब देखो इंस्टीट्यूट ने ना एक बेवकूफी की हुई है। बेवकूफी क्या की हुई है? इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर यहां पर नन दिया हुआ है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स राउंडिंग ऑफ करने से आपके आंसर्स इधर उधर आ रहे हैं। जैसे अब अनु आपने क्या किया, अनु आपने इसको 3.3421 से डिवाइड कर दिया, तो 3.3421 से डिवाइड करने के बाद आपका 52,000 के आसपास आ गया। तो फिर आपको फील आई कि यार इसका आंसर ऑप्शन सी भी तो हो सकता है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है ना अनु आपकी, है ना, कि भाई इसका आंसर 52,000 भी तो हो सकता है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है। और इंस्टीट्यूट ने अपना कोई तो एक वो निकाला था, किसी वो जो स्टूडेंट जर्नल्स आती है ना, स्टूडेंट जर्नल्स में इंस्टीट्यूट ने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाला था। इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन एकदम गलत था, एकदम वाहियात था। मैंने आपको इसका सही सॉल्यूशन करके बता दिया है। ठीक है, अगर एग्जाम में एग्जैक्टली ये वाला आएगा तो फिर आपको एग्जैक्टली वाले ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो फिर आपको नन मार्क करना होगा।
ठीक है, अगर एग्जाम में एग्जैक्टली ये आया और आपके एग्जैक्टली ये सेम ऑप्शंस है तो फिर आपको नन मार्क करना होगा। डन। समझ गया मैं। अनु कह रही है 2.11 इंटू 1.11 2.3421 किया तो मैंने राउंड ऑफ नहीं किया। अनु इसमें पता है क्या प्रॉब्लम हो गई कि जब हम लोगों ने 1.11 को राउंड ऑफ किया, जब हमने 2.11 को राउंड ऑफ किया तो हमें 2.34 को भी राउंड ऑफ करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि 1.11 भी एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं आया था, 1.11 समथिंग समथिंग आया था, उसको हम लोगों ने राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया था। फिर जो 2.11 आया था उसको भी हम लोगों ने राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिया था। तो अगर आप पूरे क्वेश्चन में कोई एक सेट पैटर्न फॉलो कर रहे हो ना कि आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हो, तो आप एंड तक उसको फॉलो करो। ठीक है, एंड में आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया, शुरुआत में आपने 2-2 डेसिमल प्लेसेस तक लिया, तो आपका ओवरऑल आंसर ना ऐसे गलत आएगा। ठीक है, डन अनु। चलो, तो ये वाली चीज यहां पर आकर कंप्लीट हो जाती है और अब हम लोग आते हैं एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर और इस कॉन्सेप्ट का नाम है डेप्रिसिएशन। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आओ देखते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हम लोग यहां पर क्वेश्चन देखेंगे। चलें आगे। ओके सर, अब मैं समझ गई, थैंक यू सर। ऑल राइट अनु, माय प्लेजर, माय प्लेजर। डेप्रिसिएशन करें सर? डेप्रिसिएशन तो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट होता है, ये यहां पर मैथ्स में कैसे आ गया? अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट मैथ्स में आएगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आप डेप्रिसिएशन सॉल्व करने लग जाओगे। हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल होगा, अवश्य होगा। ओके, आओ। जितने लोगों ने भी क्लासेस 11th 12th में साइंस ली थी उन लोगों के लिए मैं एक बार डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, बस ऐसे ही जनरली। ठीक है, बाकी मुझे मालूम है आप में से मैक्सिमम लोगों ने क्लासेस 11th और 12th में कॉमर्स ली थी, राइट? ये भी मैं साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी मैं इसलिए भी बता दे रहा हूं क्योंकि वैसे तो आप लोग यहां पर डिटेल में अकाउंट्स में इस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, लेकिन अभी क्योंकि एकदम स्टार्टिंग ही है तो आई डोंट थिंक सो कि डेप्रिसिएशन तक अंशुल सर पहुंचे होंगे, राइट? तो बेसिकली अगर आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। मैं एकदम डेप्रिसिएशन की डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं आपको डेप्रिसिएशन का सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा और ओवरव्यू भी सिर्फ इसलिए दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है और उसके बाद फिर हम लोग अपने मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को यूज करके किस तरह से आप डेप्रिसिएशन को निकालने वाले हो। डन। ओके, मुझे आप सिंपली एक बात बताओ, ये लैपटॉप जिसपे मैं क्लास ले रहा हूं, ये सपोज मैंने 50,000 रुपीज का खरीदा था आज से 3 साल पहले। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन में ये लैपटॉप मैंने सपोज 50,000 रुपीज का खरीदा था आज से 3 साल पहले। आज अगर मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो क्या आज मुझे इस लैपटॉप का कोई 50,000 रुपीज देगा? हां या ना? आज अगर मैं इस लैपटॉप को बेचने जाऊंगा मार्केट में, 3 साल पहले मैंने 50,000 रुपीज का खरीदा था, आज कोई मुझे इस लैपटॉप के 50,000 रुपीज देगा? ऑब्वियस सी बात है, कोई मुझे इसके 50,000 रुपीज नहीं देगा। रिया, मनीषा, रुद्राक्ष, मोनालिशा, सृष्टि, संस्कृति, योगिता, सुहर्ष, अंशिका, संगमेश, गुलशन, कृष, आयुषी, बिल्कुल सही जवाब। कोई मुझे इसके 50,000 रुपीज नहीं देगा। ठीक है, कोई भी मुझे इसके 50,000 रुपीज नहीं देगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसके कितने दे देंगे? 5,000, 10,000, 15,000, डिपेंडिंग अपॉन कि लैपटॉप की वैल्यू कैसी है। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो समय के साथ साथ गिरती जाती है। ठीक है, और इसमें एक टर्म होता है, इसमें एक टर्म यूज किया जाता है और वो टर्म होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है उसकी अंदर की वैल्यू, उसकी अंदर की वैल्यू। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्केट वैल्यू। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्केट वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू गिरती जाती है। ठीक है, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप के एक एक पुर्जे को मैं खोल दूं, लैपटॉप को पूरा नट बोल्ट लाऊं, सारे के सारे पेचकस से सारे के सारे नट्स में खोल दूं और लैपटॉप के अंदर के एक एक कंपोनेंट की वैल्यू का मैं टोटल करूं, एक एक कंपोनेंट की वैल्यू देखूं, उन सभी वैल्यूज का जो टोटल होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है अंदर की वैल्यू। ये मेरे पास जैसे घड़ी है, ठीक है, अब इस घड़ी को अगर मैं खोल के इसका एक एक आइटम निकालूं, देखूं ये स्ट्रैप की क्या वैल्यू है, ये डायल की क्या वैल्यू है, इसके अंदर एक एक सुई है उसकी क्या वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि किसी भी एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू समय के साथ साथ गिरती जाती है। ठीक है, किसी भी एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू समय के साथ साथ गिरती जा रही है। मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर कई बार ऐसा मन में आता है कि सर अगर हम लोग बिल्डिंग खरीदते हैं
तो अगर मैंने आज बिल्डिंग 5 लाख रुपए की या 50 लाख रुपए की, सपोज आज मैंने बिल्डिंग खरीदी, तो 10 साल बाद वो बिल्डिंग 50 लाख की क्या, वो तो 1.5 करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो क्या बिल्डिंग्स पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता होगा? लगता है, अकाउंट्स में तो हम लोग लगाते हैं। तो फिर ऐसा कैसे है कि बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगता है फिर भी उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है? ये डाउट कई बार लोगों के मन में आता है, ठीक है। और इसका एकदम सिंपल सा जवाब यह है, क्योंकि बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी भी गिरती है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब हो गया? बिल्डिंग के अंदर की जो प्लम्बिंग है, वो पाइप सिलने शुरू, उन पाइप्स में सीलन आनी शुरू हो जाती है, वो पाइप्स सड़ने शुरू हो जाते हैं, लिफ्ट्स खराब हो जाती हैं, बहुत सारी और चीजें होती हैं। बिल्डिंग्स का पेंट झड़ने लगता है, बिल्डिंग की ईंटें कमजोर हो जाती हैं, कहीं पर दीवारों में सीलन आ जाती है, तो वहां पर फिर से सीमेंट वगैरह लगवाना पड़ता है, ठीक है। बिल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू गिर रही है, ठीक है। तभी मैंने आप लोगों को 2 मिनट लगाकर इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताया कि इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है, अंदरूनी वैल्यू, अंदर की वैल्यू। कि अगर आप किसी भी एसेट के बारे में बात करते हो, उसके एक एक पुर्जे को खोल खोल कर देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा उन सारे पॉइंट्स के, उन सारे पुर्जों की जो वैल्यू का समावेश होगा, जो टोटल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन ये कहता है कि जब आप किसी भी एसेट को खरीदते हो तो उसकी वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू समय के साथ साथ गिरती जाती है, ठीक है। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू समय के साथ साथ गिरती जाती है और उसके 2-3 रीजंस होते हैं। एक तो होता है ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, एक होता है वेयर एंड टेयर, एक होता है इफ्लक्स ऑफ टाइम, ठीक है। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? ये लैपटॉप मैंने आज से 3 साल पहले 50,000 रुपए का खरीदा था, आज 50,000 रुपए में इससे बेहतर लैपटॉप्स आने लग जाएंगे, ठीक है। आज 50,000 रुपए में इससे बेहतर क्वालिटी के लैपटॉप्स मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो why would anyone pay 50,000 rupees to me for this laptop when they can get even a better quality laptop for 50,000 rupees these days if they go to the market, right? तो ये होता है कि मेरे पास जो एसेट है वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है। एक होता है वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है कि क्योंकि मैं इस लैपटॉप को पिछले 3 सालों से यूज कर रहा हूं, तो हो सकता है इसका कोई यूएसबी पोर्ट खराब हो गया हो सकता है कि इसकी बैटरी की पावर एकदम डाउन हो गई हो, या जैसे अगर कोई नया लैपटॉप आप खरीदोगे, उसका फुल चार्ज आपने किया, तो वो फुल चार्ज लैपटॉप आपको कितने घंटे का पावर बैकअप देगा, ये वाला लैपटॉप अब उतना बड़ा पावर बैकअप आपको नहीं देगा। तो ये होता है वेयर एंड टेयर, ठीक है। कि लैपटॉप के जो पुर्जे हैं वो अब या तो कमजोर हो गए या कुछ खराब हो गए, हो सकता है कोई यूएसबी पोर्ट खराब हो गया हो सकता है किसी यूएसबी पोर्ट में बहुत ज्यादा वो पेन ड्राइव को डाल के हिलाना मिलाना पड़ता हो, तब जाके वो उसको कैच करता हो सकता है इसके स्पीकर्स में प्रॉब्लम आने लग गई हो सकता है इसके स्क्रीन में एक लाइन आ गई हो सकता है इसके स्क्रीन में कुछ स्क्रैचेस पड़ गए हो, कीबोर्ड के कीज के ऊपर जो लेटर्स लिखे रहते हैं वो उखड़ गए हो, कुछ भी हो सकता है। दैट इज नोन एज वेयर एंड टेयर। और तीसरी चीज सिंपल होती है, इफ्लक्स ऑफ टाइम। समय के साथ साथ कोई भी चीज में जंग लग जाता है, ठीक है। समय के साथ साथ किसी भी चीज में जंग लग जाता है। मजे की बात मैं आपको बताता हूं, नोएडा में वी हैव अ फ्लैट, नोएडा में मेरे पास एक फ्लैट है, ठीक है। तो उस फ्लैट में मैं यूजुअली रहता था, ठीक है। मैं पहले नोएडा में जब रहता था तो मैं उसी वाले फ्लैट में रहता था। अब वो फ्लैट हम लोगों ने किराए पर दिया हुआ है, डन। लेकिन जब मैं नोएडा में उस फ्लैट में रहता था तब तक सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा होता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, राइट। मैं अगर मान लो हफ्ते भर के लिए यहां पर प्रयागराज आ गया, ठीक है, मैं नोएडा वाले फ्लैट में रह रहा हूं, हफ्ते भर के लिए अगर मैं प्रयागराज आ गया तो हफ्ते भर तक तो वहां पर कोई चीज यूज नहीं हुई है, ठीक है। जिस दिन मुझे वापस पहुंचना होता था उस दिन मैं बस वो दीदी को फोन करके बोल देता था, झाड़ू पोछा लगाने वाली जो दीदी होती थी उनको मैं फोन करके बोल देता था कि दीदी मैं कल आ रहा हूं, तो आप मेरे पीछे से घर खोल के झाड़ू पोछा वगैरह कर दीजिएगा, घर की सफाई वफाई कर दीजिएगा। दीदी कर देती थी। बाकी हफ्ते भर तक मकान बंद है, कहीं कोई चीज यूज नहीं हो रही है। भाई साहब, मैं जब हफ्ते भर के बाद उस मकान में आऊंगा तो या तो मुझे गीजर खराब मिलेगा, या तो शावर खराब मिलेगा, या तो टोटी, नल की टोटी खराब मिलेगी, कुछ ना कुछ तो होगा। क्यों? इफ्लक्स ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम। आप अगर छोड़ के कोई चीज चले जाते हो ना, पड़ी पड़ी वो चीज खराब हो जाती है, पड़ी पड़ी वो चीज खराब हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि किसी भी एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर गिरती है तो इस प्रोसेस को डेप्रिसिएशन बोला जाता है, ठीक है। किसी भी एसेट की अगर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू गिरती है तो इस पूरे प्रोसेस को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। डेप्रिसिएशन होता क्यों है? बहुत ही लॉजिकल सी बात है, ऑब्सोलेसेंस की वजह से, वेयर एंड टेयर की वजह से, इफ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से। क्या आप लोगों को डेप्रिसिएशन का लॉजिक, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? रिलेटेबल लग रहा है कि हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो? ये फील आ रही है कि हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो, कोई नई चीज नहीं है, ये चीज हमें पता है, लेकिन बात तो आप सही कह रहे हो, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता थी, बात तो आप सही कह रहे हो, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। सृष्टि, संगमेश, अंशिका, कृष, शुभोजीत, मानव कह रहा है ये गड़बड़े बाबा, ठीक है, ये हो गया।
इंट्रिंसिक वैल्यू गिरती जाती है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। नाउ अकाउंट्स कहता है, अकाउंटिंग क्या कहती है, अकाउंटिंग कहती है कि देखो जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो तो फिर आप ये वाली एंट्री पास करते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, या पार्टी व्हाटएवर, और आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस मशीन को यहां पर लेट्स से 50,000 रुपीज पर दिखाते हो, राइट। अकाउंट्स ऐसा कहता है, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी आप लोग इस चीज को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जितना जितना समझ में आए बस उतना उतना समझ लेना। अकाउंट्स कहता है कि जो फॉल इन द वैल्यू है इसे आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, इसे आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या मैं श्योरिटी से यह कह सकता हूं कि हर साल कितनी वैल्यू से फॉल हुआ होगा? ये लैपटॉप मैंने 2023 में खरीदा था, ठीक है, चलो 2022 मान लेते हैं क्योंकि मैं एग्जांपल में ये बोल रहा हूं ना 3 साल, ठीक है। वैसे ये वाला जो लैपटॉप है जिस पे मैं काम कर रहा हूं ये मैंने 2023 में खरीदा था, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग मान लेते हैं 3 साल पहले मैंने लैपटॉप खरीदा था, 50,000 रुपीज का लैपटॉप खरीदा था। आज अगर मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो कोई भी आप में से यहां पर बैठे जितने भी लोग हैं, चाहे आप लोग लाइव देख रहे हो चाहे आप लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो, आप में से कोई भी मुझे अभी यहां पर बैठ के सिर्फ 3 साल के पीरियड के बेसिस पर और 50,000 की वैल्यू के बेसिस पर ये नहीं कह सकता कि आपको इस लैपटॉप का कितना दाम मिलेगा। मैं इसको दुकान पर लेके जाऊंगा, दुकानदार इसके एक एक पुर्जे चेक करेगा, सब कुछ देखेगा, और फिर वो दुकानदार उससे कहेगा कि दुकानदार मुझसे बोलेगा कि ठीक है सर, इस वाले लैपटॉप का हम आपको 15,000 रुपए दे सकते हैं या 20,000 रुपए दे सकते हैं। डन, इतनी बात क्लियर हो रही है? ये तो एकदम कॉमन सेंस ही बात है। अगर आप कोई भी अपनी पुरानी चीज लेकर जाते हो मार्केट में तो वो आपको पहले वो आपकी उस चीज का असेसमेंट करता है कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। फोन वगैरह लेके जाते हो तो फोन देखता है, हाँ स्क्रीन ठीक है, चार्जिंग पोर्ट ठीक है, बैटरी बैकअप ठीक है, वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू है, ये जो आपका एसेट है, इसके लिए हम आपको इतना पैसा देंगे। डन, इस वाले एसेट के लिए हम आपको इतना पैसा देंगे। ये सब लोग देख दाख के बोलते हैं। क्या मैं हर साल के एंड में अपने सारे के सारे एसेट्स को मार्केट में ले जाकर ये बोलूं कि देखिए कितना पैसा देंगे इसके अगेंस्ट में, और फिर वो मेरे हर एसेट को असेस करे और बोले देखिए इसका इतना देंगे, 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 और फिर मैं बोलूं उनसे हाँ हाँ ठीक है, वैसे मुझे बेचना नहीं है, मैं तो बस ये पता करने आया था कि अभी इनकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, क्योंकि मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। सोचो अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो आपके मोहल्ले के सारे दुकानदार आपको कितना पीटेंगे, ठीक है, कि आप हर साल के एंड में अपने सारे के सारे एसेट्स बटोर के दुकानदारों के पास जा रहे हो कि तो भैया जरा बताइए कि इसका कितना पैसा देंगे आप, और वो दुकानदार आपको कुछ बता रहे हैं, हाँ बस जानना था, बेचना नहीं था हमको, एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन निकालना है ना। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जल्दी बताओ मुझे, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी अकाउंट्स कह रहे हैं कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो एक ही तरीका बचता है और वो है अनुमान, ठीक है, वो है अनुमान यानी एस्टिमेट। तो हम लोगों को हर साल कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है उसका एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है, ठीक है, उसका एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है। लेकिन मुझे मालूम है कि जो भी मेरा एसेट है, जब भी मैं उसको बेचने जाऊंगा, जब भी कोई नया एसेट खरीदूंगा, एक्सचेंज करूंगा या कुछ भी करूंगा, उसके 1-2 हजार रुपए कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैं कोई नया एसेट खरीदता हूं तो मेरे पास उस एसेट की कॉस्ट आती है, और वो कॉस्ट आती है लेट्स से 50,000, ठीक है। मैंने क्या एस्टिमेट किया कि ये वाला लैपटॉप मैंने खरीदा 50,000 रुपए का, मैं इसको 5 साल के लिए यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी होगी? इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो जाएगी 5 साल की, ठीक है। और फिर मैंने कहा देखो 5 साल बाद जब मैं उसको नए लैपटॉप के अगेंस्ट में एक्सचेंज करूंगा, मैं 5 साल बाद नया लैपटॉप खरीदूंगा, अब जब नया लैपटॉप खरीदूंगा तो फिर ये वाला लैपटॉप मैं एक्सचेंज में कर दूंगा, इसको भी कबाड़ रख के मैं क्या करूंगा, तो नए लैपटॉप में से लेट्स से 5,000 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस लैपटॉप की एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपए आफ्टर 5 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस लैपटॉप की एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपए? कैन आई से दैट? ठीक है, कैन आई से दैट? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जो यूजफुल लाइफ के बाद जब आप कबाड़ी में बेचते हो तो कबाड़ी वाला आपको जितना पैसा देता है, दैट इज नोन एज अ स्क्रैप वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या है? लेट्स से 5,000 रुपए है। क्या मैं ये कह सकता हूं इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू हो गई 5,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हो गया? 50,000 का लैपटॉप
5 साल के बाद 5,000 रुपए का रह जाएगा। मतलब कहना इससे कि इन 5 सालों में लैपटॉप की वैल्यू 45,000 से गिर जाएगी। जल्दी बताओ एक एक स्टेप। क्या मैं कह सकता हूं कि इन 5 सालों में लैपटॉप की वैल्यू 45,000 रुपीज गिर जाएगी? क्या नहीं थे कि लैपटॉप की वैल्यू इन 5 सालों में 45,000 रुपीज गिर जाएगी? यस, 5,000 रुपीज गिर जाएगी। तो अगर 5 सालों में लैपटॉप की वैल्यू 45,000 रुपीज गिरेगी तो हर साल कितने से गिरेगी ऑन एन एवरेज? 9,000 से गिरेगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई 50,000 रुपीज का लैपटॉप है, 5,000 रुपीज की स्क्रैप वैल्यू है, यानी 45,000 रुपीज से वैल्यू गिरेगी। कितने सालों में गिरेगी? 5 सालों में गिरेगी। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया 9,000 रुपीज। क्या ये बात अब सबको समझ में आ रही है? यस, क्रिश, एसडी, शुभजीत, राइट। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? हर साल डेप्रिसिएशन लग जाएगा 9,000। इस मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इस मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, बाकी डिटेल में अंशुल सर पढ़ाएंगे अकाउंट्स में। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि आपको सपोज एक रेट दे दिया गया कि सपोज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज लेट्स से 10%। ठीक है, अब ये दूसरी सिचुएशन बता रहा हूं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको 10% दे दिया, कॉस्ट आपको दे दी कितनी? कॉस्ट आपको दे दी 50,000। कॉस्ट आपको दे दी 50,000। ठीक है, हर साल का डेप्रिसिएशन अब आपको कैसे निकालना होगा? हर साल का डेप्रिसिएशन आप लगाओगे 10% ऑफ 50,000। 10% का 50,000 ये कितना आ जाएगा? 5,000। ये ईयर 1 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ईयर 2 का डेप्रिसिएशन अगेन 10% ऑफ 50,000 कितना आया? 5,000। ठीक है, फिर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन भी आपने क्या? 10% ऑफ 50,000, ये आया 5,000 रुपए। मतलब हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट से आप अपना एसेट गिरा रहे हो। क्या ये लॉजिकल है? लॉजिकल बिल्कुल नहीं है, लेकिन एस्टिमेट है। ठीक है, लॉजिकल बिल्कुल नहीं है। हर साल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके लैपटॉप की वैल्यू एग्जैक्टली उसी अमाउंट से गिरे। ठीक है, तो दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद लॉजिक, दिस हैज गॉट ओनली टू डू विद एस्टिमेशन। ठीक है, किसी साल आपके लैपटॉप की वैल्यू कम गिरेगी, किसी साल ज्यादा गिरेगी, किसी साल और कम गिरेगी, किसी साल और ज्यादा गिरेगी। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द वे आई यूज इट। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल फॉल निकाल पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल फॉल आपको तभी पता चलेगा एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, जब आप उसको बेचने के लिए जाओगे। ठीक है, एक्चुअल फॉल आपको तभी पता चलेगा। तो इसीलिए यहां पर एस्टिमेट बेसिस पर हम लोगों को काम चलाना पड़ता है। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? एस्टिमेट बेसिस पर हम लोगों को काम चलाना पड़ता है। क्या यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है? यस, क्विकली टेल मी। ये तो होता है एक तरीका। एक दूसरा तरीका होता है डेप्रिसिएशन निकालने का, उसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या हुआ, इसमें कैसे प्रोसेस होता है देखना। अगर मान लो कॉस्ट 50,000 है, रेट 10% है। ठीक है, रेट 10% है। तो देखो मैं कह रहा हूं योर ओपनिंग वैल्यू, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है, ध्यान देना, पहले साल ओपनिंग वैल्यू 50,000, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10% ऑफ 50,000। 10% ऑफ 50,000, 10% ऑफ 50,000 कितना है? 5,000। क्लोजिंग वैल्यू कितनी हो गई? क्लोजिंग वैल्यू हो गई 45,000। दूसरे साल में यही जो क्लोजिंग वैल्यू है यही ओपनिंग वैल्यू होगी। यस, ये जो क्लोजिंग वैल्यू है यही ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अब ये जो 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं लगेगा, ये इस वाली वैल्यू पर लगेगा। ये उस साल की ओपनिंग की जो वैल्यू है उस पर लगेगा। तो 45,000 पर 10,000 रुपीज का लगेगा एंड दिस विल बी 4,500 रुपीज। ठीक है, दिस विल बी 4,500 रुपीज। कितना आएगा ये? 45,000 माइनस 4,500, ये आएगा 40,500। यही इस साल की ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी 40,500। अब जो इस साल डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, वो इस वाली वैल्यू पर लगेगा 40,500। तो इसका 10% ये कितना आ गया? ये आया 4050। क्लोजिंग वैल्यू क्या रह गई? क्लोजिंग वैल्यू रह गई 36,450।
फिर यहां पर चौथे साल में ओपनिंग वैल्यू 36,450। अब ये जो 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा 50,000 पे नहीं लगेगा, ये 10% का डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा। तो इसका 10% कितना है 3645, 36,450 माइनस 3645 कितना 32,805, 32,805। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे किस तरह से रिटन डाउन वैल्यू मेथड से किस तरह से डेप्रिसिएशन आ रही है, बात समझ में आ रही है आपको? ओपनिंग वैल्यू पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, क्लोजिंग वैल्यू ये आ गई। अब आपको अगले साल का डेप्रिसिएशन इसी वैल्यू पर निकालना है, ठीक है? फिर ये वाली वैल्यू आई, अगले साल का डेप्रिसिएशन आपको इस वैल्यू पर निकालना है, अगले साल का डेप्रिसिएशन आपको इस वैल्यू पर निकालना है। क्या आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड समझ में आ रहा है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल हम सेम रेट से डेप्रिसिएशन, मतलब रेट तो वही था, हम ओरिजिनल कॉस्ट पर ही निकाल रहे थे, ठीक है? स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पर ही निकालते थे, हर साल 5,000 5,000 5,000 का डेप्रिसिएशन हमारा लग जाता था, ठीक है? लेकिन यहां पर डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? इस साल 5,000, फिर अगले साल 4,500, फिर अगले साल 4,050, फिर उसके अगले साल 3,645। क्या ये स्ट्रेट लाइन मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल लग रहा है आपको? देखो कंप्लीटली लॉजिकल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एस्टिमेट कैलकुलेट करने का भी तरीका है, जो एस्टिमेशन है ये स्ट्रेट लाइन मेथड के कंपैरिजन से थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है आपको, जरा सा लॉजिकल, जरा सा लॉजिकल, जरा सा मोर लॉजिकल लग रहा है, वेरी गुड, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। अब मेरी बात आप लोग सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है? अब बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखो। ये देखो, देखो, depreciation is a fall in the value of an asset due to wear and tear, reflux of time, obsolescence. Since exact fall in the value cannot be known every year, it is calculated on an estimation basis. Two commonly used methods for calculation of depreciation are straight line method and written out value method. अब देखो, straight line method आप लोग पेपर 1 में पढ़ोगे, written out value के मेथड के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। कॉस्ट का मतलब आपको पता है, वैल्यू एट विच द एसेट वाज परचेज्ड। एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब आपको पता चल गया, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जितने सालों के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लैपटॉप यूज करोगे। और आपको एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू का भी मतलब पता चल गया कि एस्टिमेटेड लाइफ के एंड में जो वैल्यू बचती है उसी को स्क्रैप वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो आप पेपर 1 में पढ़ोगे। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का एक एग्जांपल अब हम लोग यहां पर समझते हैं, ध्यान से सुनना। आपने एक लैपटॉप 50,000 रुपए का खरीदा, 10% का डेप्रिसिएशन का रेट था, एस्टिमेटेड लाइफ 3 साल की है, स्क्रैप वैल्यू आपको निकालनी है। स्क्रैप वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो गया कि 3 साल के बाद की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो, पहले साल का डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? 50,000, 10%, 50,000 के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, 5,000 रुपए आएगा। अगले साल जो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा ऐसे लगेगा। अभी अभी हम लोगों ने यहां पर देखा, देखो अभी अभी हम लोगों ने यहां पर देखा ना कि पहले साल का डेप्रिसिएशन विल बी 5,000। अब अगले साल का डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, किसके ऊपर लगेगा? 50 माइनस 5 यानी 45,000। तो अगले साल का ये जो 10% का डेप्रिसिएशन है किस पर लग रहा है? ये 45,000 रुपीज पर लग रहा है। यस, अगले साल का डेप्रिसिएशन किस पर लग रहा है? ये 45,000 रुपीज के ऊपर लग रहा है। और अमाउंट कितना आ रहा है? अमाउंट देखो आ रहा है 4,500। यहां पर भी हमने क्या किया था, यहां पर भी आया हमारा 4,500, ठीक है, यहां पर भी आया हमारा 4,500, ठीक है, यहां पर भी आ गया हम लोगों का 4,500। अब देखो, इसके अगले साल डेप्रिसिएशन किस पर लग रहा है? जो ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000 वो, माइनस ये वाला 5,000, माइनस ये 4,500। 50,000 में से हमने 5,000 ये माइनस किया, 4,500 ये माइनस किया, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा। अमाउंट कितना आया? 4,050। 4,050 रुपए का डेप्रिसिएशन हमारा आया। क्या यहां पर भी वही आया 4,050? क्योंकि हुआ क्या, 50,000 में से ये 5,000 माइनस किया, ये 4,500 माइनस किया, बचा क्या? 40,500। इस 40,500 पर 10% का डेप्रिसिएशन कितना आया? 4,050। और 3 साल बाद की वैल्यू कितनी आई? 36,450। 3 साल बाद की वैल्यू कितनी आई? 36,450। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, 36,450 ये 3 साल बाद की वैल्यू आई। तो अभी यहां पर देखो, अभी यहां पर देखो, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? 13,550। और स्क्रैप वैल्यू कितनी आई? 36,450। यहां तक तो कुछ भी नया नहीं है, यहां तक एग्जैक्टली वही है जो हम लोगों ने अभी तक बात की हुई है, जो मैंने आपको लिखकर बताया है वही है। अब आती है मेन बात। क्या आप यहां पर देख सकते हो कि जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जिस तरह से निकाला था, यहां पर भी एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज
कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी हम हर साल का इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो पिछली बार वाली चीज को हम ऐड कर दे रहे थे। ठीक है, पिछले साल का जो भी इंटरेस्ट आया उसको ऐड किया, यहां हमने लेस किया। तीसरे साल में क्या होता, पिछले दोनों सालों के इंटरेस्ट को हम ऐड कर देते हैं, यहां हम लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन सी दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विद जस्ट वन मेजर डिफरेंस। Instead of interest being added every year to the principal, here the depreciation is being subtracted from the original cost every year. बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो बोलो हाँ। ठीक है, कि हम हर साल इंटरेस्ट ऐड कर रहे थे, यहां से हम लेस कर रहे हैं। रिया ने कहा ओहो क्या बात है, वेरी नाइस। संगमेश, योगिता, मनीषा, एसडी, वेरी गुड। If we create an equivalence of the compound interest terminologies with the depreciation terminologies, हम लोग देखेंगे उधर प्रिंसिपल होता था, जिस अमाउंट से हम स्टार्ट करते थे उसको हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल। यहां हम किस अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन से। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट इज काइंड ऑफ लाइक इक्वल टू द प्रिंसिपल। उधर हम बोलते थे कितने समय के लिए आप पैसा इन्वेस्टेड रख रहे हो, टाइम क्या है। यहां पर हम बोल रहे हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कि कितने समय तक ये वाला एसेट यूज होगा। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज अ टाइम। ठीक है, वहां जो इंटरेस्ट रेट होता था ना स्मॉल आई, वो यहां डेप्रिसिएशन रेट है, वो यहां डेप्रिसिएशन रेट है। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट आपकी चीजों को ऐड करता था, वो प्लस में होता था, यहां वो माइनस में होगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, और उधर हम लोग जो पूरे ड्यूरेशन के बाद की वैल्यू होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे अमाउंट। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे उसको, यहां हम लोग बोलेंगे उसको स्क्रैप वैल्यू। यहां हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, यहां हम लोग बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। तो अगर आप 50,000 रुपए का एक लैपटॉप लेते हो, 10% का डेप्रिसिएशन रेट है, 3 साल की एस्टिमेटेड लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू आपको निकालनी है, तो दीज आर द पैरामीटर्स। प्रिंसिपल 5,000, प्रिंसिपल 50,000। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल इज इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। प्रिंसिपल इज इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ मशीन, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, लेकिन यहां पर नेगेटिव, तो -0.10। टाइम 3 इयर्स, और आपको स्क्रैप वैल्यू निकालनी है, यानी आपको फाइनल अमाउंट निकालना है। आप ये वैल्यूज यहां पर पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 36,450। क्या ये बात यहां तक की आपको सब समझ में आ रही है? बोलो यस यस यस। यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है? यस। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, आओ मैं आप लोगों को फटाफट से दिखाता हूं। एक और छोटी सी कैलकुलेशन ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। ठीक है, देखो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ये करना है, राइट, हम लोगों को ये करना है, हम लोगों को इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, -0.10 हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग ये करते हैं 0.1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, लेकिन हमें अभी +0.1 नहीं करना, अभी हमें -0.1 करना है। तो आप देखो, आप सब लोगों के कैलकुलेटर्स पे ना एक ये प्लस माइनस वाला बटन होगा। आप सब लोगों के कैलकुलेटर्स पे ये प्लस माइनस वाला बटन होगा। ठीक है, जैसे मेरा ये वाला है, ये वाला देख रहे हो, ये जो मैं अपने कैलकुलेटर पे जो हाईलाइट करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, दिस इज द प्लस माइनस वाला बटन। ठीक है, दिस इज द प्लस माइनस वाला बटन, ये आपका होगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, आप अपने कैलकुलेटर पे प्रेस करोगे 0.1 और फिर आप ये वाला बटन दबा दोगे। जैसे ये वाला बटन दबाओगे ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 इंटू 50,000 एंड योर आंसर इज डन। ठीक है, एंड योर आंसर इज डन। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको पहले ये वाली फिगर टाइप करनी है 0.1, उसके बाद आपको प्लस माइनस वाला बटन दबा देना है। एक बार आपने जैसे ही प्लस माइनस वाला बटन दबाया ऑटोमेटिकली माइनस साइन आ गया। अब आप करोगे डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 फिर पावर 3 तो इंटू पावर 2 3 इंटू 50,000 एंड योर आंसर इज 36,450। क्या ये बात आप सबके समझ में आ रही है? एक बार फिर से आपने किया 0.1, ठीक है, आपको यहां पर चाहिए माइनस साइन, तो आप प्लस माइनस वाला बटन दबाओगे अपने कैलकुलेटर में। जैसे ही आप अपने कैलकुलेटर में प्लस माइनस वाला बटन दबाओगे माइनस साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो नाउ दिस इज -0.10, यू हैव इट ऑन योर कैलकुलेटर, यू डिवाइडेड बाय 1, यू ऐड 1 टू इट, you multiply it with 50,000 and you get 45,000, sorry into 3 ये भी तो करना था, 0.1 divided by 1 plus 1 raised to the power 3 power 2 3 into 50,000, 36,450। क्या यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है? यस, क्लियर हो गया ये सब लोगों को? चलो, I'll see you guys tomorrow।
जितना अभी तक किया उसको रिवाइज करना, और कल हम लोग मिलेंगे 8 बजे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।